नमस्कार, कोविड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। लॉकडाउन 4 को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव द्वारा सोमवार 18 मई को प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो क्वारंटाइन संबंधी सभी नियमों का पालन करें। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 18 मई को मुख्य सचिव ने सचिवालय में प्रेस वार्ता कर लॉकडाउन 4 के विषय में महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने वार्ता में बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में स्वास्थ्य विभाग कारगर तरीके से काम कर रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का डबलिंग रेट 15 दिन है। ठीक होने का प्रतिशत 56 है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इस समय तक राज्य में 93 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 52 केस रिकवर हो चुके हैं और इस समय उत्तराखंड में 40 केस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। डबलिंग रेट पिछले एक सप्ताह में जो केसेस हमारे यहाँ आए हैं, उन केसेस की वजह से हमारे डबलिंग रेट में गिरावट आई है। यद्यपि नेशनल एवरेज से अधिक है, लेकिन इस समय वो 15.5 दिनों का है, अगर पिछले 7 दिनों का हम एवरेज लें। इसी प्रकार से रिकवरी परसेंटेज नेशनल एवरेज से काफ़ी अधिक है और इस समय लगभग 56% है, 56%। अब जोन्स का कैटेगराइजेशन, जोन्स का वर्गीकरण, उसे राज्य सरकारों को दे दिया गया है। पिछले बार आपको ध्यान होगा कि वर्गीकरण भारत सरकार के द्वारा जिलावार दिया गया था और अब की बार ये व्यवस्था राज्य सरकारों को दे दी गई है। इसमें भारत सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जिसके माध्यम से राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक यूनिट्स को रेड, ऑरेंज या ग्रीन कैटेगरी में विभक्त कर सकती हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में लौट रहे प्रत्येक प्रवासियों को सरकार 5 किलोग्राम निःशुल्क राशन दे रही है। इसके अलावा भारत सरकार ने जो हमारे प्रवासी भाई वापस आ रहे हैं, उनके लिए 5 किलो अनाज की व्यवस्था निःशुल्क करने का निर्णय लिया है। 2 महीनों के लिए ये दिया जाएगा 5-5 किलो। तो हमारे राज्य में भी इसके उठान की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है और बहुत जल्दी हमारे प्रवासियों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि विदेश में रह रहे 121 उत्तराखंड के प्रवासियों ने राज्य में आने की इच्छा जताई है। इसी प्रकार से जो विदेशों में हमारे उत्तराखंड के निवासी प्रवासी जो विदेशों में हैं, ऐसे 121 व्यक्तियों के बारे में जानकारी है जो राज्य में वापस आने की इच्छा रखते हैं और जिनको लाने की व्यवस्था की जा रही है। इन 121 व्यक्तियों में 71 व्यक्ति वो ऑलरेडी भारत पहुंच चुके हैं और 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आगामी 2 दिनों में 19 और 20 में उनको लाने का प्लान फाइनल कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने वार्ता में बताया कि राज्य सरकार एवं भारत सरकार के समस्त कार्यालय, उपक्रम, निगम, बैंक आदि प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। 7 बजे प्रातः से 4 बजे शाम तक ये सारी गतिविधियां होंगी। दफ्तर 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें सभी खुलेंगी, मॉल्स को छोड़कर। 7 शहरों में जो हमारे बड़े शहर हैं, वहाँ पर वाहनों का ऑड इवन बेसिस पे चलेगा और इसके डिटेल गाइडलाइंस आज अभी हम लोग अगले 1-2 घंटे में उसको भी हम लोग आपको प्रसारित करेंगे। इंटर स्टेट परिवहन सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य के नोडल अधिकारी, मंडलायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भारत सरकार ने कहा है कि 2 राज्य आपसी सहमति से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं
तो राज्य सरकार अभी ये तय कर रही है, क्योंकि देखिए जैसे हमने अभी ऑरेंज ग्रीन तय किया है, वैसे ही प्रत्येक राज्य आज या कल में वो भी अपने रेड ऑरेंज ग्रीन जोन तय करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किन जोन से आवागमन को परमिट करेंगे और किन जोन्स में हमें अभी भी प्रतिबंध रखना है। तो जैसे जैसे अन्य राज्यों की स्थिति क्लियर होती जाएगी, हम इस व्यवस्था को और आगे विस्तृत करेंगे। इंटरस्टेट, उसी के बारे में हमने अभी कहा कि इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भारत सरकार का ये निर्देश है कि दो राज्य आपसी सहमति से इस प्रकार के इंटरस्टेट वाहनों का मूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कर सकते हैं। तो इंट्रास्टेट के ऊपर जो है इस समय भारत सरकार ने कोई पाबंदी नहीं रखी है। हमें ये देखना है कि हमारे कुछ बड़े नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें हम किस प्रकार से वाहनों का आवागमन को परमिट करेंगे और किस प्रकार से वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखने की व्यवस्था करेंगे। तो ये जो विस्तृत रूप से जो दिशा निर्देश जारी होंगे उसमें इन चीज़ों का समावेश किया जाएगा। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज देर शाम तक ये सारे डिटेल्स आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल मैंने आपको जो कुछ प्रमुख निर्णय थे, आगे हमारी गतिविधियां किस प्रकार से चलेंगी, उसकी हमने आपको जानकारी दी है। उत्तराखंड सरकार देश के अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों को घर चलो अभियान के तहत घर वापस ला रही है। इसी संबंध में डीजीपी अनिल रतूड़ी ने प्रदेश वापसी कर रहे प्रवासियों से अपील की है कि क्वारंटाइन संबंधी सभी नियमों का पालन करें, जिससे प्रदेश तथा प्रदेशवासी इस महामारी से सुरक्षित रह सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वर्तमान समय में कोरोना की महामारी से समस्त देश, प्रदेश एवं विश्व जूझ रहा है। प्रदेश में प्रवासी नागरिकों और अन्य प्रांतों से प्रवासियों को चरणबद्ध तरीके से शासन द्वारा लाने का कार्य चल रहा है। इस क्रम में काफ़ी संख्या में प्रवासी अपने गांव या शहर में वापस आ चुके हैं। जो वापस आने के लिए प्रक्रिया है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु होम क्वारंटाइन है, जिसमें अपने घर पर 14 दिन तक रहना अनिवार्य है। पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि 14 दिन अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन का विधिवत पालन करें। होम क्वारंटाइन को गैर जिम्मेदाराना तरीके से यदि तोड़ के बाहर आते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है। उत्तराखंड के वासियों को नमस्कार। जैसा आप लोग अवगत हैं, वर्तमान काल में कोविड-19 कोरोना की महामारी से समस्त देश, प्रदेश और विश्व इस समय जूझ रहा है। हमारे प्रांत में भी आप सबके सहयोग से इस महामारी की बीमारी को नियंत्रण में रखने के हर संभव प्रयास तंत्र द्वारा किए जा रहे हैं। वर्तमान में जो हमारे प्रदेश के प्रवासी नागरिक हैं और विशेष तौर से जो स्ट्रैंडेड हैं अन्य प्रांतों में, उनके संबंध में चरणबद्ध तरीके से शासन के स्तर से उनको वापस लाने की कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में काफ़ी संख्या में प्रवासी अपने गांव या शहर में वापस आ चुके हैं। जैसा आप लोग अवगत हैं, जो वापस आने के लिए प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु होम क्वारंटाइन का है। उसका मकसद ये है कि वापस आने पर 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में अपने अपने घर पे रहना अनिवार्य है, क्योंकि इससे संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा। जो व्यक्ति इस होम क्वारंटाइन को गैर जिम्मेदाराना तरीके से यदि तोड़ के बाहर आते हैं तो उनके विरुद्ध नियम अनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। मेरा ये अनुरोध है आप सभी से, विशेष तौर से जो होम क्वारंटाइन हो रखे हैं हमारे प्रवासी भाई बंधु, कि आप कृपया 14 दिन अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन का विधिवत पालन करें। और मेरा आम नागरिकों से यह भी अनुरोध है कि यदि कहीं ऐसा होता है कि किसी को आपको लगता है कि इन्होंने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया है, तो इस संदर्भ में आप पुलिस का जो कॉल नंबर है 112,
उस पर आप सूचना दे सकते हैं डिटेल देते हुए, और पुलिस कंट्रोल रूम फिर संबंधित जनपद के थाने और प्रशासन को अवगत कराएगा और नियम अनुसार ऐसे लोगों के विरुद्ध जो विधि अनुसार कार्रवाई है वो भी की जाएगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है, ये एक बहुत कठिन दौर है, हम सब ये चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे, समस्त मानवीय जो समाज है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। उसके दृष्टिगत सब लोग ये सहयोग करें, एक टीम भावना से काम करें और होम क्वारंटाइन का उल्लंघन ना करें। कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें नियम कानूनों का पालन तो करना ही है, साथ ही सावधान रहकर भ्रामक और फर्जी खबरों से खुद को दूर रखना है जो गलत तथ्यों को हमारे सामने ला रही हैं। देखिए ऐसी ही फर्जी खबरों संबंधी हमारी ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुंबई से पश्चिम बंगाल जाने वाली श्रमिक विशेष ट्रेनों में बहुत अधिक भीड़ को दिखाया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार वीडियो की जांच में पाया गया कि यह वीडियो झूठी है। वीडियो 2018 की बांग्लादेश की है। इसी तरह एक वीडियो में एक प्रवासी महिला और नवजात शिशु को ट्रेन की बोगी के बीच बैठकर घर वापसी के लिए यात्रा करते हुए दिखाया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह वीडियो पुराना है। वर्ष 2016 का यह वीडियो बांग्लादेश का है, न कि भारत का। 18 मई को कैबिनेट मंत्री द्वारा विधानसभा में पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण के लिए मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक ली गई। बैठक में दोनों संस्थाओं के सचिवों को वेतन जुटाने का तंत्र बनाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर बात की गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सोमवार 18 मई को प्रदेश मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक में उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम और उत्तराखंड जल संस्थान के एकीकरण पर मंथन किया गया। उप समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दोनों संस्थाओं के सचिव को वेतन जुटाए जाने को लेकर तंत्र बनाने का सुझाव दिया। शासन स्तर पर वेतन जुटाए जाने का तंत्र तैयार होने के बाद एक बार फिर उप समिति की बैठक में एकीकरण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जल संस्थान और पेयजल निगम के एकीकरण में सरकार के सामने उनमें तैनात 3000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन है। पहली मीटिंग थी ये कैबिनेट सब कमेटी की जिसमें पेयजल निगम और पेयजल संस्थान को एकीकरण और राज्यीकरण को लेकर के चर्चा हुई है और इसमें एकीकरण किया जाना तो समय की आवश्यकता है। एकीकरण को लेकर कोई मतभेद नहीं है और क्योंकि जल संस्थान और जल निगम दोनों की आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं है, तो हमेशा गवर्नमेंट से ही इनको कहीं ना कहीं हर वर्ष ग्रांट दी जाती है ताकि अपनी लायबिलिटी को पूरा कर सके। इन परिस्थितियों को देखते हुए पेयजल निगम और पेयजल संस्थान के एकीकरण को और राज्यीकरण को लेकर के कमेटी की चर्चा की। इसमें आज प्रारंभिक दौर पर चर्चा हुई तो अभी ये निर्णय हुआ है कि इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म देखा जाए जिससे कि तनख्वाह की जो है सर्टेनिटी हो जाए कि सभी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिल सके। तो ये इस पर दोनों विभाग के सचिवों को आपस में एक मैकेनिज्म बनाने के लिए आज तय हुआ है और जब ये मैकेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा फिर समिति की दूसरी बैठक में चर्चा की जाएगी, उसके बाद ही आगे। तो कोविड डायरी के इस अंक में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपके आसपास घटने वाली घटना अगर वो जनता से सरोकार रखती है तो आप हम तक उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल नोट कर लीजिए जिसका पता है hopddun@gmail.com। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9634377639। जल्द मुलाकात होगी कोविड डायरी के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।